नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीके सिंह, चाणक्य आईएएस मेरठ से। साथियों, आज जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ है, उस परीक्षा के जो जीएस का पेपर है, हम लोग आज उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम आपके साथ इसके एनालिसिस भी लेकर आएंगे कि ये सोर्स क्या है और क्या रह सकती है, इसकी कटअप पेपर का लेवल कैसा रहा, इस सब को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट ओपन है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से है। इसमें नदियों के बारे में है। पहला ऑप्शन इसमें कहता है कि ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है, और सेकंड है रॉबर्ट्स ब्रूस फुट के बारे में, और तीसरा है सिंधु और गंगा दोनों प्रणालियों में डॉल्फिन के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कि यमुना और सिंधु, ये बात हो रही है प्लीस्टोसिन पीरियड का। प्लीस्टोसिन पीरियड जिसके बाद होलोसिन पीरियड आता है, सभी जानते हैं, जो आज से 10,000 साल पहले है। तो प्लीस्टोसिन पीरियड की बात है। और ये दोनों जो हमारे पहले दो ऑप्शन हैं, ये ऋग्वेद की बात वैदिक पीरियड की है, और जो रॉबर्ट्स ब्रूस फ्रूट हैं, ये हमारे प्रागैतिहासिक काल के जनक माने जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डॉल्फिन के बारे में डिस्क्रिप्शन है, इसमें पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और केवल इसका राइट आंसर हमारा थर्ड है। दैट मीन्स डी पार्ट इज द राइट आंसर, पहले का डी आंसर। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछता है कि प्रारंभिक बौद्ध मूर्तिकला में रिक्त स्थान क्या दिखाता है। यानी कि जो बौद्धों का मूर्तिकला बनाते थे, उसमें कुछ स्थान को हम रिक्त कर देते थे, उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब है बी पार्ट, यानी बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। जो साथियों जानते हैं कि सारनाथ में बुद्ध ने अपने पहला सेरेमन किया था ना, जो वाराणसी के सारनाथ में है। तो बौद्ध मूर्तिकला में जो हमारा एम्प्टी सीट है, वो उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है, यानी बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश का, यानी बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ये क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम हर एक डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। इसमें है कि नदियां, उनका प्राचीन नाम और वर्तमान में जो नाम है उसका पेयर है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि विस्तता ये चिनाब का, जबकि अल्टरनेट इंटरचेंज है, ये झेलम को कहते हैं, अस्किनी ये चिनाब का नाम है। तो इन्होंने उसको अल्टरनेट इंटरचेंज कर दिया है। और परुषणी रावी ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें ब्यास है, ब्यास को हम विपास कहते थे, विपासा। तो इसका मतलब कि पहला भी मिसमैच है, सेकंड भी मिसमैच है, एंड फोर्थ भी मिसमैच है, यानी ओनली 3, यानी परुषणी का रावी इज द राइट आंसर, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे ये हमारा आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से है, और अगेन बुद्धिज्म यानी कि स्तूप के बारे में, और अमरावती स्तूप यानी कि जो हमारा आंध्र प्रदेश का आज कैपिटल भी है अमरावती, तो उसके बारे में, और जो वहाँ की मूर्ति कला है उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस हैं। 3 स्टेटमेंट इसमें दी गई हैं, और पूछा गया कि कौन कौन से इसमें सही हैं। तो देखिए, इसमें पहला है कि निचली कृष्णा घाटी में, तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है, उसके किनारे आपका अमरावती है। तो बिल्कुल फर्स्ट इज राइट आंसर, मतलब करेक्ट है। सेकेंड है कि भारत में आकार के दृष्टि से सांची स्तूप के बाद इसका स्थान है, जबकि एक कथन जो है वो गलत है, क्योंकि सांची का स्तूप है, जो उसका परिसर है, वो भारत में सबसे बड़ा है। और यहाँ पर कहता है कि अमरावती स्तूप सबसे बड़ा है। दैट मीन्स ये इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारा, ये स्टेटमेंट है। तीसरा है कि अमरावती मूर्तिकला शैली का प्रवर्तित दक्षिण भारतीय मूर्तिकला पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अब ये सी बात है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो मूर्तिकला का विनिर्माण है, या मंदिरों की जो निर्माण की शैली है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। सभी जानते हैं कि उत्तर में नागर शैली में मंदिर बने हुए हैं, दक्षिण के द्रविड़ शैली में है। इसी प्रकार से मूर्तिकला पर भी ये प्रभाव दिखता है, यानी कि पहला और तीसरा आंसर करेक्ट है, इसमें दूसरा जो है इनकरेक्ट है। दैट मीन्स 1 एंड 3 हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें कहता है कि तमिलकम, जो तमिल साहित्य है, तमिलकम में राजा और उसकी वंशावली में कौन सा युग्म सही है। तो ये क्वेश्चन प्योरली जो हमारे 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके एंशिएंट सेक्शन से क्वेश्चन पुट अप है एज इट इज, जिसमें हमारे चेर, चोल, पांड्य, राष्ट्रकूट ये राज्य और उनसे संबंधित जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके बारे में। अब इसमें पूछ रहा है कि सेनगुटन ये चेर राजा से मैच किया है इसमें,
ठीक है, और उदयन जेरल ये चोल, और नेंदुजेलियन ये पांड। तो पहला और तीसरा ये दोनों हमारा मिसमैच है, यानी दोनों इनकरेक्ट मैच हैं। केवल राइट मैच है उदयन जेरल यानी कि चोल शासक थे, यानी केवल बी पार्ट इज द राइट आंसर, यानी कि फिफ्थ का बी आंसर हमारा इसमें करेक्ट है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और इसमें देखेंगे कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जो कांग्रेस के अंदर रहकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, उसके बारे में स्टेटमेंट है। तो इसमें कहता है कि बोस महात्मा गांधी का विश्वास जीतने में सफल रहे। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एक तरह से गांधी जी का वरदहस्त था उनको फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है कि कांग्रेस वामपंथियों में एकता नहीं थी और वे बोस को समर्थन देने में विफल रहे। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर वो समर्थन दे पाते या सुभाष चंद्र बोस को कन्विंस कर पाते तो उनको फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि दूसरा बात भी ठीक है। तीसरा है कि साम्यवादियों ने बोस के प्रयासों का समर्थन नहीं किया, जबकि जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसका काम ही था ये रशिया के साम्यवाद से प्रेरित था, यानी कि लेफ्टिस्ट वर्जन का ये पार्टी था। तो समर्थन नहीं किया, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि साम्यवादी और लेफ्टिस्ट बिल्कुल सिनोनिम्स हैं, यानी कि तीसरा इसमें गलत है। और हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट में भी थर्ड है, सी में भी थर्ड है, दैट मीन्स पहला हमारा ठीक है, तीसरा गलत है, यानी कि 1, 2 एंड 4, यानी कि बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट गलत है, यानी 1, 2 एंड 4 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 1856 में जो अवध के समामेलन है, यानी एनेक्सेशन, यानी अवध को जो मिलाया गया, तो हम सभी जानते हैं कि अवध का मिलान जो है वो कुशासन का आरोप लगाकर अवध के नवाब पर और कोई कारण नहीं बना, तो अंग्रेजों ने उनको केवल ये आरोप लगाया कि अवध के जो शासक हैं उनसे प्रजा खुश नहीं है और वो सही से शासन प्रशासन नहीं संभाल पा रहे, इसलिए उन्होंने अवध का एनेक्सेशन किया था, समामेलन किया था। इसके बारे में हमारे स्टेटमेंट हैं, जरा 1 बाय 1 करके इसको देखते हैं। तो देखिए, तालुकदारों की भू संपत्ति जब्त कर ली गई, किंतु उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र और किले अधिकार में रखने दिए गए। ये बिल्कुल दोनों अलग बात है, क्योंकि तालुकदारों की संपत्ति जब्त कर लेना है ना, और उन्हें हथियार रखने देना, ये दोनों विपरीत बातें हैं। यानी कि पहला गलत है, क्योंकि उनकी संपत्ति को उन्होंने जब्त नहीं की थी। साथ में तालुकदारों को बाहरी व्यक्ति मानते हुए 1856 में संक्षिप्त राजस्व बंदोबस्त किया गया। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और तीसरा कि ब्रिटिश तालुकदारों को हटाकर कृषकों से सीधे राजस्व में विश्वास करते थे। बीच में वो जो राजस्व वसूली के लिए एक हमारा बिचौलिए का पैरामीटर था, अंग्रेज उसको हटाकर डायरेक्ट ना भू राजस्व की व्यवस्था करना चाहते थे। यानी कि हमारा ऑप्शन जो 2 एंड 3 स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, फर्स्ट इज रॉन्ग, दैट मीन्स इसका हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर, केवल 2 और 3 सही है। चलिए तो हम कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बारे में हमारा है। तो देखेंगे 3 स्टेटमेंट है कि इन सुधारों ने पृथक निर्वाचक मंडलों के सिद्धांत को बनाए रखा और विस्तृत किया, क्योंकि 1909 के जो मार्ले मिंटो सुधार था उसमें अंग्रेजों ने केवल मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन किया था, जबकि 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था उसको अंग्रेजों ने विस्तारित करके उसको सिखों तक बढ़ा दिया आगे, यानी कि उसका उन्होंने विस्तार किया। दूसरा स्टेटमेंट है कि पृथक निर्वाचक मंडलों का उद्देश्य सशक्त होते भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिरोध करना था। बिल्कुल ठीक है, अंग्रेजों को यह भय था कि कहीं ये हिंदू मुस्लिम एकता अगर ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया तो हमें शासन प्रशासन को भारत में बनाए रखना मुश्किल होगा, और इसी के परिणाम था 1905 का बंगाल विभाजन। और उसी के देखते हुए सबसे पहले मिंटो के दिमाग की ये उपज थी कि मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन करो, उनके कैंडिडेट होंगे, उनके लोग ही उनको वोट करेंगे, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता कभी हो ना पाए। और उनका स्लोगन था फूट डालो और राज करो, यानी कि सेकेंड पार्ट भी राइट है। थर्ड है वंचित वर्ग पृथक निर्वाचक मंडलों में अंतर्निहित हितों के लिए एकजुट हुए, क्योंकि इसमें अंग्रेज बहुत सक्सेसफुल रहे। मुस्लिमों को लगा कि हमारे लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हमारे लिए बिल्कुल सुटेबल है, हम माइनॉरिटीज में हैं, तो इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अचीव करने में सहायता होगी, राजनीतिक रूप से हम ज़्यादा मजबूत होंगे,
यानी बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट इसके लिए राइट है, यानी कि हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है 9 की तरफ। तो कर्नाटक के जो विख्यात शास्त्रीय गायक हैं, यानी कि इसको भी हम आर्ट एंड कल्चर के तहत इसको हम, ये क्वेश्चन हमारा पुटअप है। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, ये घराना पूछा हुआ है, ये भी कॉमन प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में घराना पूछे जाते रहने का चलन है। उस घराने का जो स्पॉन्सर है करने वाले, या उस घराने से संबंधित जो गुरु रहे हैं, गुरु की परंपरा रही, उस पर सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये घराना है। तो ये घराना जो है हमारा, वो जयपुर अतरौली घराना है ना, यानी कि पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जो हैं वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित गायक हैं, और वे जयपुर अतरौली घराने से ताल्लुक रखते थे, यानी कि हमारा डी पार्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है कि क्षेत्र पत्नी यानी कि मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड शब्द निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है, उद्भूत है। तो ये जो प्रश्न है, क्षेत्रपली यानी मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड, ठीक है, ये ऋग्वेद से लिया गया, ऋग्वेद के बल्कि चतुर्थ मंडल में, जो कि वो कृषि से संबंधित है चतुर्थ मंडल, और कृषि भूमि और फसलों की सुरक्षा से संबंधित टर्म क्वाइन किया गया है, मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड। तो ये ऋग्वेद से, यानी कि ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है कर्नाटक संगीत से, यानी कि अगेन हमारा जो है ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, और राग का डिस्क्रिप्शन है कि किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग बिलावल से मेल है। ठीक है, राग बिलावल। तो इसका जो आंसर है डी पार्ट, यानी कि धीर शंकराभरणम ना, ये हिंदुस्तानी संगीत का राग बिलावल, जिसमें सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। तो ये कर्नाटक संगीत में भी अडॉप्ट किया गया, और धीर शंकराभरणम से समतुल्य है, उसके इक्विवेलेंट है, यानी कि हमारा डी पार्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरह चले। हिल्टन यंग कमीशन 1926 का, ठीक है, ये कहता है कि ये हमारा एक्सचेंज विनिमय दर पर है, कि जो आज रुपया की करेंसी जो कंकरेंट से रिलेटेड है, यूपीएससी ने इसको क्वाइन किया है क्वेश्चंस को, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया जो है काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहा है। तो यहाँ पर भी हिल्टन यंग कमीशन और स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटिश करेंसी थी, तो उसके तुलना में ये पूछा गया है कि किस कारण से अंगीकार किया गया। तो आप जानते हैं कि जो रेमिटेंस है, आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश भारत है। रेमिटेंस का मतलब जो भारतीय बाहर विदेशों में कमाने गए हैं, वो अपने घर वालों को जो पैसे डॉलर में भेजते हैं, उसे हम रेमिटेंस कहते हैं। और इससे जो भारत में जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो पूरित होता है, और एक बड़ा पार्ट है हमारा डॉलर को अर्न करने का। तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन है कि भारत से प्रेषित धन के प्रवाह में सहायता देने और भारत के ऋण पात्रता को बनाए रखने के लिए ये हिल्टन यंग कमीशन 1926, यानी इसका फर्स्ट पार्ट हमारा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ बढ़ते हैं, और अगेन ये दिखाई दे रहा है कि बुद्धिज्म यानी कि पाली लैंग्वेज, जो कि बौद्ध, सारे बौद्ध ग्रंथ पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इस पे ये प्रश्न है, कहता है कि ये दो स्टेटमेंट है कि पाली ग्रंथों में कहापण, निखा, कंस और काकणिका, ये 4 टर्म है, ठीक है ना। ये सिक्कों के प्रथम स्पष्ट संदर्भ मिलते हैं। तो और दूसरा कि पाली ग्रंथों से प्राप्त साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि अनेक स्थलों से प्राप्त आहत सिक्के, तो आहत सिक्के या जिसको हम पंच मार्क मुद्रा भी कहते हैं, यानी कि जिसके मुद्रा पर हम आघात करके जैसे हम स्टैंप लगाते हैं उस तरीके से उस पर मुद्रा को बनाया जाता था। तो इसमें है कि दोनों, यानी कि पाली ग्रंथों में ये आहत सिक्के मेनली, तो इसका हम लोगों ने देखा है कि मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड में भी ये आहत सिक्के थे, और महाकर्ण, निखा, कंस और काकणिका, ये भी हम सिक्कों के लिए, क्वाइन के लिए शब्द यूज होता था। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहले जो कागजी मुद्रा का प्रचलन नहीं था, बल्कि इसके जगह धातु की, शीशे की, तांबे की, पीतल की और सोने और चांदी की मुद्राएं चलती थी, जो कि सिक्के के रूप में थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसके राइट हैं। अब इसके मामले में है कि किन से संबंध हैं,
शहरी जीवन के उद्भव से। दूसरा है मुद्रा अर्थव्यवस्था की ओर, तो चूंकि ये सिक्के हैं और सिक्कों का क्रय विक्रय विनिमय शहरी भागों में यानी व्यापारिक संबंधों से था, इसका मतलब इसके दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 इज राइट है। इसका मतलब सी पार्ट हमारा इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन आर्ट एंड कल्चर, मंदिर निर्माण की शैली है और पूछता है कि नागर शैली के शिखर हैं। तो नागर शैली ये उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली थी। 3 शैलियां हैं नागर, मध्य भारत में बेशर जो कि नागर और द्रविड़ दोनों की मिक्स था, और साउथ इंडिया में हमारी द्रविड़ शैली थी। तो इसमें देखिए नागर शैली के शिखर, इसमें सीधे सीधे आपको ये पहचानना है कि जो है उत्तर भारत के मंदिर कौन है बस, क्योंकि द्रविड़ शैली के शिखर पिरामिडीय होते थे, नागर शैली के शिखर आमलक होता था उनके ऊपर, बिल्कुल स्पष्ट पहचान है। तो सवाल केवल ये कह रहा है कि आप केवल इतना बता दो कि कौन सा मंदिर, ये 4 मंदिर है उसमें उत्तर भारत में निर्मित कौन सा मंदिर है, बस सवाल केवल ये पूछ रहा है। तो सभी जानते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर, हुचिकुली ऐहोल का मंदिर, बादामी का मंदिर, ये सभी द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। लेकिन जो दशावतार मंदिर है देवगढ़, है ना, उत्तर प्रदेश में है, तो ये गुप्तकालीन मंदिर है। दशावतार मंदिर ये शेषनाग का मंदिर, मतलब शेषनाग, इसमें विष्णु भगवान जो है शेषनाग पर लेटे हुए इस मंदिर में चित्रित हैं, उसके अधिष्ठान देवता हैं। तो चूंकि ये उत्तर भारत के हैं तो हमारा इसमें आएगा आंसर ओनली 3rd। बाकी तीनों मंदिर साउथ इंडिया के हैं जो द्रविड़ शैली में, नागर शैली में एकमात्र दशावतार मंदिर देवगढ़ इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। इसमें जैन धर्म से क्वेश्चन पुटअप है और कहता है कि जीवन के अस्तित्व के 4 प्रमुख रूप दिए गए हैं और उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। पहला है देव यानी ईश्वर, यक्ष मतलब अर्धदेव, मनुष्य यानी मानव, और त्रियंच यानी कि पशु और पादप। तो इसमें जो है जो जैन धर्मों में वर्णित है, पहले इसके बारे में साथियों हम बात करें कि जो जैन धर्म है वो अहिंसा इसमें सुप्रीम लेवल तक इसमें माना जाता है। इसलिए जैनिज्म लोग एग्रीकल्चर वगैरह नहीं करते, व्यापार में लीन होते हैं, ये सभी हम जानते हैं। लेकिन जैनिज्म जो है वो पत्थरों में भी प्राण मानते हैं, यानी ये मानते हैं कि पत्थरों में भी जान होता है। सभी सजीव जीवों की तरह वो पत्थर को भी इतना रिलेवेंट मानते हैं। तो देख लीजिए देव हुए, मनुष्य हुए और पशु और पादप, ये वेस्टर्न फिलॉसफी में भी पशु, पादप, मनुष्य, उन्होंने केवल ये कहा है कि इनमें केवल मात्रात्मक, चेतना का मात्रात्मक अंतर है, अन्यथा चेतना का विस्तार सभी में है, जो जैनिज्म भी मानता है। लेकिन जो इसमें यक्ष है, यक्ष यक्षिणी, ये जैनिज्म में नहीं है, बल्कि हमारा जो ब्राह्मण धर्म था यक्ष, ये उसमें प्रचलित परंपरा है। यानी हमारा इसमें कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो बी पार्ट नहीं, यानी कि यक्ष जो है अर्धदेव, ये परंपरा जैनिज्म की नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बहुत ही लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न, बाघ गुफा के बारे में। अगेन देखिए कहता है कि हलिशालस्य चित्र यानी बाघ गुफा जो है, सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में है, धार जिले में बाघ की गुफाएं, और वहां पर जो दीवारों पर चित्रित भित्ति चित्र है उसमें कह रहा है कि हलिशालस्य चित्र क्या प्रदर्शित करता है। ये 4 विषय दिए हुए हैं और उनमें से आपको हलिशालस्य, इस अगर इस टर्मोलॉजी के रूट क्वाइन को अगर आप देखें तो इसका मतलब ही है, देखिए चिंतनशील मुद्रा में बुद्ध, मतलब ही नहीं है, बुद्धिज्म का बहुत बाद में बाघ गुफा में नहीं, इनिशियल स्टार्टिंग फेज की ये गुफाएं हैं जिसमें शिकार और इसके दृश्य चित्रित हैं। कैलाश पर शिव और पार्वती, बिल्कुल विषयांतर है। समुद्र मंथन जो मदरांचल पर्वत पे हुआ था, बिल्कुल प्रसंग बस अलग है। एक है आनंदमय लोक नृत्य, यानी जब शिकार करने के बाद सारा झुंड इकट्ठा होता था तो हुड़दंग करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए जो चित्रित किए जाते थे गुफाओं पर, गुफा की दीवारों पर, वही चित्र है हलिशालस्य चित्र, यानी कि हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर है और ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें यह है कि भारत में स्थानीय मान पद्धति, प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है, के संबंध में ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है।
स्थानीय मान सिस्टम के बारे में। तो पहला ये कहता है कि स्थानीय मान पद्धति का जो सर्वप्रथम उत्कीर्ण है, यानी कि सबसे पहला साक्ष्य एविडेंस कहाँ मिल रहा है, तो गुजरात की मनकड़ी पट्टिकाओं में मिलता है। और ये क्वेश्चन क्यों पुटअप हुआ, तो ये लास्ट ईयर की मैगजीन में जो गुजरात में बहुत पुरानी समय की जो हमारे ताम्रपत्र का जो अभिलेख हैं वो इंस्क्रिप्शन पाए गए थे, और द हिंदू में भी इस पर खूब लगातार कवर होता रहा, और यूपीएससी ने उसी को कोट करके क्वेश्चंस पुटअप किया। इस क्वेश्चन का केवल प्रसंग यहाँ है, इसको अब पूछे जाने का कोई और औचित्य नहीं, केवल करंट में चूंकि ये न्यूज था इसको उन्होंने पुटअप कर दिया। देखिए, तो इसका पहला है कि जो गुजरात के मनकड़ी पट्टिकाओं में है, बिल्कुल ठीक बात है, वहाँ इसका उल्लेख था। 9वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत में उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान सामान्य रूप से प्रचलित हो गए। दक्षिण पूर्व एशिया में संस्कृत के उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से मिलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल कनकरेंट था और तीनों ही स्टेटमेंट इसके राइट हैं, यानी कि हमारा डी पार्ट राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ट्रेडिशनल हड़प्पा सभ्यता में पुरातात्विक खोजों के बारे में है। सवाल वही है, उस पर नया रंग रोगन है, पूछने का तरीका नया है। सवाल एज इट इज एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जरा हम इसको देखते हैं। कहता है घरों में तकली की प्रचुर उपलब्धता है किंतु चरखे अनुपलब्ध हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कपास का एविडेंस पहली बार हड़प्पा सभ्यता में ही मिला है। तो तकली, हाथ से जो सूत काटे जाते थे, चरखा तो बहुत बाद में गांधी जी ने उसको पॉपुलर किया, पहले तकली से ही सूत काटे जाते थे, तो तकली हड़प्पा सभ्यता में इसका एविडेंस है। सेकेंड पार्ट, अंशांकित बाट और मापन पैमानों की खोज हुई है। तो आप जानते हैं कि चर्ट पत्थर से निर्मित बाट और मापन के पत्थर जो है, जो कि उसकी शुद्धता जो है बिल्कुल आज की तरह है, जो उसकी मेजरमेंट है। थर्ड है, अपेक्षाकृत रूप से विस्तृत प्रांगण के चारों ओर, घरों में आंगन होते थे, बिल्कुल जायज बात है। अधिकतर पक्की हुई ईंटों से निर्मित घर मिलते हैं, जिनके अपने कुएं हैं, स्नान करने के चबूतरे हैं और बड़े कमरे हैं। अब इसमें देखिए, कह रहा है कि ये 3 स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया, इसके बिहाफ पर क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो थोड़ा सा ऊपर देखेंगे इसको कि कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कथन एक संकेत करता है कि कताई घर पर किया जाने वाला एक श्रम साध्य कार्य था। बिल्कुल सही है, गांधी जी ने भी यही महत्व सिखाया है कि खादी के कपड़े पहनो, चरखे से सूत काटो और अपने लिए वस्त्र बनाओ। ठीक है, तो ये स्वावलंबन की शिक्षा देता है, हड़प्पा सभ्यता में भी था, दैट मीन्स राइट आंसर। सेकेंड पार्ट कहता है कि कथन सेकेंड हड़प्पा के लोगों में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार की ओर, क्योंकि माप और बाट एक्यूरेट उसकी वजन क्या होगा जो आज के वैज्ञानिक एक्यूरेसी के साथ मैच करता है, तो उनका एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को बताता है, यानी क्वेश्चन सेकेंड भी ठीक है। थर्ड कहता है कि साझी संपत्ति व्यवस्था के उद्भव की ओर संकेत करता है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ लिखा है इन्होंने साझी संपत्ति, यहाँ कहते हैं कि सबके निजी घरों में कुएं होते थे, तो निजी होना और साझी होना दोनों बिल्कुल अपोजिट एंटोनिम्स है एक दूसरे का। निजी जो चीज़ है वो साझी नहीं हो सकती, जो साझी है वो निजी नहीं हो सकती। इसका मतलब थर्ड इज राइट आंसर नहीं हो सकता, केवल पहला और दूसरा, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हुआ हमारा ए आंसर, 1 और 2 सही है। चलिए 19 की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें हम देखेंगे एका आंदोलन और इसमें बारदोली सत्याग्रह, दोनों कृषक मूवमेंट से संबंधित प्रश्न हैं, और ये भी ट्रेडिशनल है, ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीएससी ने कुछ अलग पूछा है, लगातार पूछा जाता रहा है। तो जो बारदोली सत्याग्रह है ये गुजरात के बारदोली प्रांत में हुआ था, और जो एका मूवमेंट है ये उत्तर प्रदेश में चला। तो इसमें कहता है कि एका आंदोलन के आद्योपांत कांग्रेस द्वारा समर्थित एक संगठित था। कहते हैं कि एका आंदोलन को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया था, जबकि बारदोली सत्याग्रह आरंभ में कांग्रेस के प्रभाव से मुक्त था और केवल अंतिम में कांग्रेस द्वारा समर्थित था। जबकि हम साफ साफ जानते हैं कि यही बारदोली सत्याग्रह है जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया,
और वहाँ की लोकल महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी। तो वल्लभ भाई पटेल चूंकि कांग्रेस के मेंबर थे, तो इसमें लिखता है कि बाद में कांग्रेस उसको समर्थन दे रही थी। बिल्कुल अपोजिट बात है, शुरू से ही वो कांग्रेसमैन थे, शुरू से ही उसके समर्थन में थे। तो अगर आप देखेंगे हर एक स्टेटमेंट को, तो आप इसमें देखिए राइट आंसर आपको मिलेगा सी पार्ट में। जरा ध्यान से देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह भू राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध एक अभियान था। लगान में बढ़ोतरी हो गई थी, तो सरदार पटेल ने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। जबकि एका आंदोलन लगान की अत्यधिक वसूली के विरोध में था। एक जगह लगान में बढ़ोतरी हो गई थी, एक जगह अंग्रेज ज्यादा लगान वसूल कर रहे थे। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सी पार्ट हमारा इसका राइट आंसर हुआ 19 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, इसके तरफ बढ़ते हैं। अगेन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में है, ऋग वैदिक काल के बारे में ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये 2 स्टेटमेंट हैं। इसके बिहाफ पर आप देखेंगे ये यूपीएससी का बिल्कुल न्यू ट्रेंड दिख रहा है। हर साल दर साल यूपीएससी कुछ नया चेंजेस कर रही है। पिछली साल उन्होंने किया था कि स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने ये पूछ लिया कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, कोई नहीं सही है। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने एक नया ट्रेंड, 2 इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बिहाफ पर 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे बताओ कि क्या ये इससे निष्कर्ष निकलता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि कुएं यानी कूप मतलब कुएं से की जाने वाली सिंचाई ने कृषि को प्लावनीय मैदानों और नदी किनारों की पट्टियों से दूर वर्तमान पंजाब हरियाणा के मैदानों में विस्तृत होने का अवसर दिया, जहां भूमिगत जल स्तर सतह के पर्याप्त समीप था। ये बात आप जानते हैं। ठीक है, कि आज भी ग्राउंड वाटर पंजाब हरियाणा में, इसी वजह से पंजाब हरियाणा पश्चिमी यूपी में ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि हाई यील्डिंग सीड्स फर्टिलाइजर्स के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो इन इलाकों में कैनाल एंड नहरों का जाल है और नलकूप है, ग्राउंड वाटर अबव है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सटीक लग रहा है। चलिए सेकंड चेक करते हैं। कूपों से पानी निकालने के लिए भारवाही पशु शक्ति का प्रयोग किया जाता था, जिसको रहट कहते हैं। ये पुरानी पद्धति थी। इसमें हम बैलों से, मेनली भैंसों से, बैलों से चलाकर हम पानी निकालते थे। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन है जो कि सटीक लग रहे हैं। हम इनके बिहाफ पे निष्कर्ष चेक करेंगे। जरा देखेंगे, कहता है कि उपयुक्त कथनों के समर्थन करती हैं कौन सी। 3 स्टेटमेंट है, देखेंगे। और ऊपर कि ऋग्वेद में पानी निकालने के लिए अस्म चक्र की और हवा यानी पट्टी से कसा हुआ लकड़ी का ये उपयोग किए जाते थे। पानी निकालने के इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं इसमें। ठीक है, दूसरा है कि ऋग्वेद में परशु यानी कुलिश जो कि कुल्हाड़ी के लिए है, और दात्र यानी श्रेणी हंसिया के लिए, क्योंकि हंसिया में दांत होता है, तो ये उपकरण यूज होते थे। और तीसरा है कि ऋग्वेद से पहले भी भूमि को जोतने और गाड़ियों को खींचने के लिए बैल के उपयोग का इतिहास मिलता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो इसके आप ऑप्शन की ओर बात करें तो देखिए, पहले में कहता है कि केवल 1 और 2। सवाल यही है कि ये 2 इन्फॉर्मेशन है और उपयुक्त सूचना का समर्थन करते हुए कौन से ये पॉइंट हैं। तो देखिए, जो सूचना 1 है, ये सूचना है हमारा। सूचना 1 सिंचाई यानी कृषि और हंसिया, कुल्हाड़ी, ये सब भारवाही पशु, ये सब कृषि से संबंधित हमारे इंस्ट्रूमेंट है। तो सूचना 1 जो है वो कथन 1 और 2 दोनों का समर्थन करती है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा दूसरा इंफॉर्मेशन है यानी कि सूचना 3, ये आपका ऋग्वेद से पहले भी भूमि को जोतने, ठीक, और गाड़ियों को खींचने के लिए बैल का उपयोग होता था। ये जो है ये तीसरा जो है ये सेकंड स्टेटमेंट को समर्थन करता है। क्यों? क्योंकि ये पानी को निकालने के लिए भारवाही पशु, और यहाँ भी कहता है कि गाड़ियों को खींचने के लिए भारवाही पशु को उपयोग किया जाता था। लेकिन इसमें जो सूचना 2 है ना, ये कुल्हाड़ी और हंसिया, इस उपकरण का यहाँ पर कोई सटीक प्रमाण नहीं है, यानी कि ये इसका समर्थन नहीं करती। तो अब हमारा इसमें बात हुआ कि राइट आंसर क्या है। तो इसमें राइट आंसर होगा केवल 1 और 3। दैट मीन्स
कि केवल पहला और तीसरा, यानी पहला और तीसरा ही इस दो इन्फॉर्मेशन से रिजल्ट हम निकाल पा रहे हैं। दूसरा रिजल्ट जो है वो विषयांतर है, उसमें हशिया की बात हो रही है, जबकि इसमें साफ साफ है पानी निकालने की और भारवाही पशुओं की। दैट मीन्स इस इंफॉर्मेशन पे केवल हम 1 और 3 ये दो जानकारी सिंथेसिस कर पा रहे हैं, यानी इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, अब चलिए हमको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। तो पहले 20 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री सेगमेंट से अभी तक आए हैं, और अब जो ये क्वेश्चन नंबर 21 है ये ज्योग्राफी से है और साफ दिखाई दे रहा है कि करंट अफेयर से है, यानी कि 2025 में जो क्लाइमेट चेंज और जियो टेक्टोनिक रूप से जो घटनाएं न्यूज में रही हैं उनके बिहाफ पर जो ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछता है कि तुंगुरा हुआ ज्वालामुखी, बिल्कुल बेसिक सा, जिन्होंने बेसिक सा केवल न्यूज को फॉलो किया हुआ, सवाल केवल इतना है कि तुंगरा हुआ वॉल्केनो जो है किस देश में स्थित है। तो सीधी सीधी है कि ये इक्वेडोर में है। ठीक है, इक्वेडोर में स्थित है ये तुंगरा हुआ ज्वालामुखी, ठीक, वहाँ के एंडीज पर्वत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क क्यों फेमस रहा? क्योंकि ये टाइगर रिजर्व में आ गया है और एमपी का है। तो इसमें देखिए पूछता है कि कौन से सही हैं। तो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, बिल्कुल सिंपल सामान्य क्वेश्चन। साक्ष्य सागर, जिसको कि रामसर साइट, जो कि वेटलैंड के लिए होता है, रामसर साइट ये इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, यह भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड है कि इसका क्षेत्रफल एमपी और राजस्थान के बीच में साझा होता है, ये गलत है। ये पूर्ण रूप से एमपी के शिवपुरी जिले में है, न कि राजस्थान के साथ कॉरिडोर में नहीं है। यानी हमारा केवल फर्स्ट एंड सेकेंड यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम बढ़ते हैं और इसमें हम देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जलवायु के बारे में सही स्टेटमेंट पूछा हुआ है। जरा देखेंगे, इस जलवायु को आर्द्र उष्णकटिबंधीय तटीय जलवायु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होता है, क्योंकि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश वाला लोकेशन भारत में पश्चिमी तट, अंडमान, लक्षद्वीप और उधर हमारा गारो खासी जयंती यानी मेघालय है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये इक्वेटर के पास है, तो उष्णकटिबंध में आएगा और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होगा तो आर्द्र होगा यहाँ, यानी कि आर्द्र तटीय क्लाइमेट। बिल्कुल स्टेटमेंट पहला ठीक है। दूसरा देखेंगे, यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिसको हम मेन वर्षा ऋतु कहते हैं, जो जून से शुरुआत हो जाएगा, और उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसको कि हम लौटता हुआ मानसून या शीतकालीन मानसून कहते हैं। और सभी जानते हैं कि उत्तरी पूर्वी मानसून यानी जो लौटता हुआ मानसून है उसे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे बारिश होता है, और उसी क्रम में ये वर्षा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। यानी अंडमान को दोनों ही प्रकार के मानसून से जो है बारिश यहाँ पर होती है, दक्षिण पश्चिमी से भी, उत्तर पूर्वी से। बिल्कुल ठीक है। थर्ड है कि दिसंबर और मई के बीच में अधिकतम वर्षण होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेन जो दक्षिण पश्चिमी मानसून का सीजन है, केरला में मानसून 1 जून को आता है, तो जून से पहले मई दिया हुआ है। और लौटते हुए मानसून में अधिकतम वर्षा का सवाल नहीं है, जो दिसंबर दिया हुआ है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, केवल फर्स्ट एंड सेकेंड यानी कि बी पार्ट हमारा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। और अगेन ये भारत का जो हमारा विभाजन है, भौतिक विभाजन, और उसमें से जो पेनिसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है भारत का भौतिक पर्यावरण, सीधा सीधा ये क्वेश्चन वहाँ से ड्राइव है। हम इसको जरा देखते हैं। कहता है कि विवर्तनिक क्रियाओं के कारण पश्चिमी तट के भ्रंश का जलमग्न होना, ये बिल्कुल ठीक बात है। हम सभी जानते हैं कि जो पश्चिमी घाट है ये वास्तविक पर्वत ना होकर क्या है, एक भ्रंश के रूप में है। क्यों? क्योंकि जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो वो टूटकर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, टूट गया वो, और टूटने के बाद
हमारा ये पश्चिमी घाट बना। तो ये कहता है कि विवर्तनिक क्रिया, इसको हम टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं, इसमें फॉल्टिंग और फोल्डिंग शामिल होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है। सेकेंड, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाएं जैसे वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ ये उपस्थित हैं। चूंकि प्रायद्वीपीय में वेलिकोंडा ये आंध्र प्रदेश में और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ जो कि हम पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी है, ऊंची चोटी मानी जाती है इसको, ये दोनों भी ये जो पहाड़ियाँ हैं ये अवशिष्ट पहाड़ी की उदाहरण में आते हैं वेलिकोंडा। दैट मीन्स ये भी इसको पेनिसुलर इंडिया को ये बताता है कि ये इनका निर्माण टेक्टोनिक एक्टिविटी से हुआ है। और तीसरा देख लेते हैं कि तेज बहाव वाली नदियों द्वारा गहरी वी आकार की घाटी है। सभी जानते हैं कि वी आकार की घाटियों का निर्माण हिमालय नदियां करती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां नहीं। और तेज बहाव भी हिमालय नदियों की विशेषता है, प्रायद्वीपीय नहीं, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो प्रमाणित हो चुकी हैं, ग्रेडेड हो चुकी हैं, वो चौड़ी होती हैं, बहाव उनका धीमा होता है, उनमें उतना सेडिमेंट होता नहीं है। और जो बी आकार की घाटी है वो सभी जानते हैं कि वर्टिकल इरोजन से बनता है, जो पहाड़ी भागों में या नदी की युवावस्था की जो टोपोग्राफी है, जबकि ये जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो हमारी प्रौढ़ावस्था में आ चुकी हैं। तो ये स्टेटमेंट तीसरा हर एंगल से हम इसको चेक कर चुके हम लोग कि ये फॉल्स है, केवल 1 और 2, दैट मीन्स बी पार्ट हमारा इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहता है सागरमाला प्रोजेक्ट, ये भी क्वेश्चन पर बेस्ड है, करंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। सरकार ने, भारत सरकार का ये फ्लैगशिप अम्ब्रेला कार्यक्रम है सागरमाला, जिसके तहत ये पूछा गया है इसमें कि स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं, जरा देखेंगे। पहला ये दिया कि सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य लागत प्रभावी और संधारणीय तटीय संरचना के माध्यम से पतन आधारित आर्थिक अर्थव्यवस्था को विकास देना है। तो सागरमाला परियोजना का मतलब ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदरगाहों का विकास हो। और लागत प्रभावी शब्द का मतलब है कि जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मौजूद हैं, सबसे कम जो कॉस्ट आता है वो आता है समुद्री नेविगेशन में, यानी कि समुद्री जलमार्ग से, यानी जल जहाज से आप सामान को, कार्गो का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है ये, इसके लिए ही इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। सेकेंड, सागरमाला कार्यक्रम की सफलता वैश्विक पतन रैंकिंग में सुधार के साथ ही तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गीय पोत परिवहन में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि में परिलक्षित होती है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन कथन सेकेंड है, ठीक है, और थर्ड, इसके भी यहाँ पर निष्कर्ष निकालना है। थर्ड को पढ़ लेते हैं कि सागरमाला 2.0 यानी 2.0 का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, क्योंकि 2047 में टारगेट है विकसित भारत का, उसको विजन के लिए समुद्री नवाचार यानी कि मेराइन इनोवेशन कहेंगे उसको, एक नवाचार ही है सागरमाला के रूप में स्थापित करता। अब कहता है कि इन 3 कथनों के भी यहाँ पर आपको स्टेटमेंट देखना है। पहला कह रहा है कि कथन सेकंड कथन 1 में परिकल्पित रणनीतियों की प्रभाविता को अभिपुष्ट करता है। सेकंड क्या था कि ये जो वर्ल्ड रैंकिंग पतन की है उसमें सुधार करता है और पोत परिवहन में वृद्धि को बताता है। बिल्कुल ठीक बात है, बताता है। दूसरा कथन थर्ड जो है 2.0, कथन 1 के लक्ष्यों को भविष्य उन्मुख, क्योंकि 2047 में अगर हमें विकसित भारत बनना है तो उसका वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भारतमाला परियोजना हमारा सफल हो और हमारे समुद्री व्यापार बढ़ सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो ये जो स्टेटमेंट जो हमारा सेकेंड है कि थर्ड में 1 का जो हमारा भविष्य उन्मुख लक्ष्य दिखाई देता है। थर्ड चेक करते हैं, आधुनिक नवाचार के स्थान पर केवल पारंपरिक अवसंरचना पर केंद्रित होने के कारण कथन 1 कथन थर्ड का खंडन करता है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो हमारा सागरमाला परियोजना है वो इनोवेशन का है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास करके और छोटे बड़े कार्गो को हैंडल करके भारत को भविष्य उन्मुख, अगर 2047 में विकसित भारत बनना है तो उसमें बड़ा रोल हमारा विदेशी व्यापार का होगा, जो कि हमारे सागर के द्वारा, सागर मार्ग के द्वारा होता है। तो इसमें ट्रेडिशनल पॉइंट कह रहा है पारंपरिक अवसंरचना, पारंपरिक अवसंरचना में रोड आते हैं, रेलवे आते हैं, तो इनसे भारत 2047 में विकसित भारत नहीं बन सकता। उसके लिए सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट, जो कि एक लागत इफेक्टिव प्रोजेक्ट है, इसको हमें बढ़ावा देना होगा। दैट मीन्स
इसमें केवल 2 सही हैं, 1 और 2, यानी कि बी पार्ट इसका हमारा राइट आंसर है। स्टेटमेंट थर्ड जो है वो रॉन्ग है, यानी कि 1 और 2। तो साथियों पहले वीडियो में हमने 1 से 25 तक के जो प्रश्न हैं हमने इसको डिस्कस किया है। इसी तरीके से पूरे प्रश्न को, अगर पूरे आंसर को देखना है तो इसके हमारे 4 एपिसोड होंगे। अगला 26 से लेकर 50, इसके बाद 51 से 75 और फिर 76 से 100, क्योंकि इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगी। तो आप हमारे इस चैनल पर आएँ और इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और एक ऑथेंटिक आंसर के लिए आप इस पर रियलाइज और भरोसा कर सकते हैं। नमस्कार।